हम्म। हाय सोहम, कैसे हो आप? एकदम मस्त हो। आप कैसे हो? सब बढ़िया भाई। सोहम, इंटरेक्शन पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंटरेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जैसे स्टूडेंट को बुलाया जाता है, उनसे इंटरेक्शन किया जाता है कि जो भी वे जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, कैसे आपके मेडिकल कॉलेज में गए, आप नीट के थ्रू गए तो नीट में कितना टफनेस है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनका एक आइडिया पहुंचे, रोड मैप पहुंचे कि ये भी एक ऐसा कोर्स है, इसमें भी हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे स्टडी करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगा, कुछ उसके बारे में ओवरव्यू मिल सके। तो इंटरेक्शन का ये प्रयास है कि हमारे व्यूअर तक, जो हमारे जूनियर हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे। तो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड वंस अगेन इंटरेक्शन वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मतलब आज जो भी आप कर रहे हैं इंटरेक्शन चैनल की वजह से, तो वो जो अपने हमारे जूनियर्स हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा कि कैसे आगे जाकर मतलब कोप अप करना है, या फिर कैसे आगे जाकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अदर देन मेडिकल हो गया, या फिर एमबीबीएस में क्या करना है। इस बारे में बहुत से जनों को पता ही नहीं होता है। तो आपके इस चैनल से उस उन तक ये मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ये आपका बहुत अच्छा मतलब इंटरेक्शन चैनल का मोटिव है या फिर व्यू है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच सोहम। आ, सोहम, आप अपना पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? हाँ, तो मेरा पूरा नाम सोहम गोपाल कृष्ण जगदा है, और मैं अहमदनगर जिले मतलब महाराष्ट्र से अहमदनगर जिले में शिरडी के पास एक गांव है कोपरगांव नाम से, उधर का अच्छा अच्छा, मतलब उधर आप रहता वहाँ हूँ से। अभी। तो हाँ आपको yes। ये आपने कब ये सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है? तो मेरे मतलब थोड़ी सी मुझे पहले जब मैं मतलब छोटा था, तो मेरे जो हम्म, अंकल है, हम्म, तो वो पीडियाट्रिक्स है, मतलब एमडी पीडियाट्रिक्स है। अच्छा तो अच्छा। पीडियाट्रिशियन है। तो बचपन से उनको देखते आ रहा हूँ कि हम्म, अरे इनके जैसा बनना है, इनकी जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। हम्म, और एक मेरे पापा के भी था कि वो जब मतलब वो अभी जनरल फिजिशियन है, मतलब बीएमएस डॉक्टर की प्रैक्टिस में अच्छा करते अच्छा। हैं। तो मेरे पापा का भी सपना था कि मैं भी एमबीबीएस बनूं। और ड्यू टू द फैमिली इश्यूज वगैरह वो मुंबई जा नहीं पाए। उनका हम्म, कूपर हॉस्पिटल में हो भी गया था एडमिशन, पर वो मतलब फैमिली इश्यूज की वजह से जा नहीं पाए और उनको बीएमएस करना पड़ा। तो हम्म, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो अपने में कुछ तो है, तो उनके लिए। और फिर हम्म। वो इंटरनल डिजायर मतलब मुझे लगा कि भाई डॉक्टर बनना है मुझे ऐसा। तो ये एक फैमिली फिर का फैमिली विजन था आपका, आपके पापा का हाँ, जो विजन फैमिली था विजन। उसको आपने, और अंकल आपके इंस्पिरेशन रहे। यस। जी। तो आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया नीट का? 11 12 से या कब से? हाँ, तो मेरा थोड़ा सा कैसा था कि 11th 12th में, मैं जब 11th में गया 10th का एग्जाम पास किया, तब हमारे इधर मतलब जो कोविड 19 है उसका मतलब फर्स्ट वेव आ चुकी थी। अच्छा। तो उसमें बहुत सीवियर था कंडीशन, तो उसकी वजह से पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका था। और मुझे क्या लगा था कि 11th 12th में मैंने रेगुलर कॉलेज किया। ओहो, और हाँ, तो मैंने मतलब एक्सटर्नल वगैरह ना लेकर मैंने रेगुलर कॉलेज किया और हम्म, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की ओहो, वेदांतु.com से मैंने हम्म, ऑनलाइन की कोचिंग ज्वाइन की। तो फिर वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पर हम्म, पहले 2 3 महीने में मेरा अच्छा हुआ क्योंकि ऑनलाइन में अच्छा ले रहे थे। पर बाद बाद में क्या हो गया कि कंसिस्टेंसी इतनी मतलब हो नहीं रही थी मेरी कोप अप। और हम्म, गाइडलाइंस भी नहीं थी कि कैसे करना है क्या करना है। तब मतलब हमारे गांव में भी इतना उतना अवेयरनेस नहीं था कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, या फिर क्या लेवल का अपने हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। उस लेवल के कुछ गाइडलाइंस भी नहीं थे मेरे साथ में। हम्म, तो उसकी वजह से मैं 2 3 महीने में थोड़ा सा लूज हो गया। और फिर 11th में लूज होने के बाद नीट से पूरा ध्यान हट गया। और मैं हम्म, मतलब जो कॉलेज था तो रेगुलर कॉलेज करता था। उसमें भी फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह वो सब होता था। फिर 12th में मैंने एक गांव में ही प्राइवेट कोचिंग थी, तो वो लगाई। फिर हम्म। प्राइवेट कोचिंग में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो तब से मैंने थोड़ा सा मतलब समझना स्टार्ट किया। फिर ऑनलाइन भी चलता था, प्राइवेट कोचिंग भी चलती थी। पर फिर कॉलेज भी उस समय ऐसा बंद जो था आपका? कॉलेज नॉन अटेंडिंग ले लिए थे क्या? नहीं, नहीं, ऐसा था कि कॉलेज में
थोड़े 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 दिन के बाद होता था, क्योंकि तब थोड़े से जैसे ही कोविड-19 का थोड़ा प्रभाव कम हो रहा है, तब कॉलेज हम्म, स्टार्ट होते थे, या फिर मतलब ज्यादा हो गया तो फिर बंद होते थे, ऐसा अच्छा। अनइवन चल रहा था कॉलेज, तब की बात थी। तो तब ऑनलाइन प्रिपरेशन के वक्त क्या होता था कि मैं सिर्फ लेक्चर्स वगैरह से करता था, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं था। और हम्म, फिर जब 12th में प्राइवेट कोचिंग भी की, तो फिर वो नॉर्मल थी, ज्यादा मतलब डीप में नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें फिर मेरा 241 स्कोर आया। अच्छा। 241 स्कोर आया। हम्म, फिर बाद में क्या हुआ कि मैं जब 241 स्कोर आया तो घर वाले बोले कि बहुत कम आ गए हैं, तो फिर प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हुई है, हम्म, ये सब क्या है वगैरह, ऐसा सब सुनने को मिला। फिर बाद में जब पता चला तो मैंने पहले पहले तो थोड़ा सा डिप्रेस था कि इतना मतलब पढ़ाई सब अनइवन हुई है, 11 12 भी एकदम मतलब अनकंट्रोल्ड हुआ है, कुछ भी हम्म, प्रॉपर नहीं हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेस था। पर बाद में क्या हुआ कि मैंने नवंबर में, मतलब अभी दो नवंबर 2022 में हम्म, मतलब ठान ली कि अब मुझे सेकेंड अटेम्प्ट देना है, फिर सेकेंड अटेम्प्ट मतलब ट्राई करना है सेकेंड अटेम्प्ट। फिर मैंने 5 नवंबर को मेरे नीट का मतलब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो हाँ, तो तब मैंने 5 नवंबर को स्टार्ट की, और मैं हम्म, तब मतलब ऑनलाइन वगैरह न करके मैं लातूर गया। लातूर आपको पता ही होगा लातूर। हम्म, हाँ, तो लातूर गया और उधर आईआईबी नाम की इंस्टीट्यूट ज्वाइन की मैंने, अच्छा। और वो भी प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, और हम्म, वहां पर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर बाद में बाकी सब मैंने पढ़ाई वगैरह सब स्टार्ट की, और फिर अभी आज जो स्कोर है मेरा, वो 241 से आज 553 स्कोर आया है। वाह। तो 5 नवंबर से आपने स्टार्ट किया था, एग्जाम आपने दिया था मई में हुआ था कि जून में? मैं सात तो में एक तो एग्जाम आपको था। ओवरऑल 6 महीने का टाइम मिला था। हाँ, तो उस 6 महीने में ही मतलब पूरी जान लगा के कर दिया। काफी बढ़िया है। तो ये आपसे अब पूछना था कि आपने कॉलेज भी किया, ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी स्टडी किया। क्या जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कॉलेज जाना क्या फ्रूटफुल है? मुझे मतलब मेरा कैसा होता कि घर वालों का मानना था कि जैसे 11 12 रेगुलर कॉलेज ही होना चाहिए। तो हम्म, मतलब घर वाले भी बोल रहे थे बहुत ज्यादा कि 11 12 रेगुलर कॉलेज करके भी तू कर सकता है, इसलिए मैंने रेगुलर कॉलेज लिया था। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जरूरत है कि डायरेक्टली जैसे कॉलेज करके फिर नीट का प्रिपरेशन करना हेवी जा सकता है, हाँ है भी क्योंकि तो जाए। टाइम नहीं मिलता। मुझे मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते रेगुलर कॉलेजेस में, हम्म, सबमिशंस होते हैं, हर रोज के लेक्चर्स करने पड़ते हैं, प्रेजेंट के लिए इश्यूज होते हैं। और ये तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, ये सेल्फ स्टडी अपना हो नहीं पाता, दो दो तीन हम्म, घंटे नॉट सफिशिएंट फॉर द नीट। तो उसकी वजह से मैं तो मतलब एक ही सजेस्ट करूंगा जो भी व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनको, हम्म, कि रेगुलर कॉलेज ना करके एक्सटर्नल कॉलेज करके जो अपना सेल्फ स्टडी उस पर ज्यादा फोकस। अच्छा। आप ये बताइए, ऑनलाइन स्टडी अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है? क्योंकि नीट का एग्जाम तो पेपर पेन होता है। यस। हाँ, मेंस तो का मेरी ये सब तो मतलब जो सीबीटी होता है मेरा, तो सही है सही है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से, जब मेरा जो पर्सपेक्टिव है उससे, तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट लगती है। मतलब ऑनलाइन कोचिंग से ऑफलाइन कोचिंग मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, हम्म, क्योंकि मैंने मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया है। इसकी वजह से मुझे ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट्स मिले। आपने बताया कि आपने 6 महीने में 200 250 के आसपास से आपने 500 के ऊपर ले गए। तो आपका क्या हाँ, सही। स्ट्रेटेजी था, क्या रिवीजन था, क्या स्टडी टाइमिंग होता था आपका, सेल्फ स्टडी का, हाँ, तो क्लासेस का? जैसे 5 नंबर को मतलब ज्वाइन किया, हम्म, तो तब से मेरा मतलब एकदम पहले दिन से ही मैं एकदम सीरियस था, कि मुझे पता था कि 6 महीने बाकी है, उसमें कुछ तो करना है, और फिर इस बार मतलब निकालना ही नीट, इतना तो पता था। इसकी वजह से मैं पहले दिन से ही फोकस था। तो 6 बजे क्लास स्टार्ट होता था, सुबह के 6 बजे। तो 6 से 2 2 बजे तक क्लासेस चलते थे, 6 से 2।
उसमें ब्रेक वगैरह होते थे 6 से 2 बजे, तो 2 से 3 में मैं खाना वगैरह खाकर 3 बजे में उधर रीडिंग्स वगैरह होती है, मतलब लाइब्रेरी हम्म, जैसे। तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था 3 बजे, और सीधा 10 बजे घर पे आता था। अच्छा, 7 घंटा तो बीच में आपका कोई लगभग ब्रेक था मतलब 7 आवर के बीच में? जैसे 1-2 घंटा पढ़ लिए, कुछ ब्रेक ले लिए, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट का? 3 से 5 पढ़ता था। हाँ, 3 से 5 पढ़ता था, फिर 5 बजे चाय वगैरह पीकर फिर से आकर बैठता था। फिर हम्म, 8 बजे तक पढ़ता था। फिर 8 बजे खाना खाकर फिर 8 से 10, मतलब 8:30 से 10 हम्म, पढ़ता था। और 10 बजे मैं रूम पर जाता था। तो ऐसा अच्छा। हर रोज का रूटीन होता था, और रूम पर जाकर भी मैं फिर 10:30 से 11, 11:30 तक पढ़ता था और सो जाता। तो ऐसा तो रिवीजन डेली आप का कब रूटीन। करते थे? जो दिल्ली के स्टडी कर रहे हैं उसका हाँ, रिवीजन? डेली स्टडी में मेरा टाइप कैसा था कि जैसे अगर 6 से 2 जो पढ़ा लिया, तो वो 3 से 5 में अगर कोई मतलब डायग्राम्स वगैरह रिवाइज करनी है, या फिर कुछ फ्लो चार्ट्स बताए टीचर्स ने, जो नोट्स है टीचर्स के, वो सब मैं आज का जो भी हुआ है वो आज रिवाइज कर लेता था आते ही, मतलब खाना खाने के बाद। क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है कि अपना जो दिमाग है वो ऐसे थोड़ा स्लो हो जाता है, दोपहर के वक्त नींद आती है उस वक्त। तो उस वक्त पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, सो जाते थे। मतलब मेरे दोस्त भी थे, वो लाइब्रेरी आते थे और सो जाते थे, बहुत से जन। तो फिर उस वक्त मैं क्या करता था कि मतलब बुक वगैरह खोली, और जो पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, तो वो सब ध्यान में रहता है, तो वही फिर से एक बार में पढ़ लेता था। तो उससे टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और हमारा जो हुआ है आज का वो एकदम फिक्स हो जाता है। ऐसा तो तीन से ये पांच में ये पढ़ता था। ये हाँ, सभी टॉपर में कॉमन है कि जो दिल्ली का स्टडी हो रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट कर दे। यस यस। हाँ, उससे समझना मेरे से जो इजी रहता है। आसान जाता है जी, हाँ जी, समझना आसान जाता है। फिर मैं बाद में जब ब्रेक वगैरह लेकर आता था, तब मैं मेरी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता, जैसे टेस्ट का हो गया, हम्म, या फिर अभी जो पढ़ लिया है वो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ता था मैं, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी से मैं जो भी आज सीखा है वो एनसीईआरटी से पढ़ लेता था। फिर जैसे तीनों बायो के, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है। तो हम्म, हर एक को मैं बायो को जैसे 1.5 घंटा देता था, फिजिक्स को 2 घंटे देता था, अच्छा। और केमिस्ट्री को 1.5 घंटा देता था। तो ऐसे में हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर एडजस्ट करता था वो स्टडी, सेल्फ स्टडी और तो रिविजन। फिजिक्स केमिस्ट्री को क्या कैसे बैलेंस करें? जैसे फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को। काफी बच्चे को, बायो वालों को डिफिकल्ट होता है, उसमें कुछ मैथ का, कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया? हाँ, तो जैसे मेरा भी पहली बार जब मुझे 241 स्कोर आया था, हम्म, तो मेरा स्कोर फिजिक्स में स्कोर था 40, 40। अच्छा। हाँ, और अभी अभी जो आया है वो 125 स्कोर आया हम्म, है। तो जैसे, तो फिर उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, तो मैं पहले दिन से मतलब जब जो सिखाते थे, तो उसमें पहले मैं जो पूरा, अगर पूरा चैप्टर सिखा दिया, हम्म, तो उसके पहले फॉर्मूला में ढूंढता था पूरे चैप्टर में, जो भी नोट्स हम्म, निकाले या फिर एनसीईआरटी से कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं या फिर फॉर्मूला है, तो वो एक शीट पे लिख लेता था, हम्म, और फिर वो शीट रिवाइज करता था। और शीट रिवाइज करके मैं एमसीक्यू हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, हम्म, तो वो सॉल्व करता था। तो अगर वो नहीं हुए तो फिर बार बार डाउट पूछता था टीचर्स को। तो हम्म, टीचर से इंटरेक्शन, मतलब ऑफलाइन में मुझे यही फायदा, मतलब सबसे ज्यादा लगा कि मैं हम्म, सबसे ज्यादा मेरे डाउट्स क्लियर कर पाया ऑफलाइन हम्म, कोचिंग, कि जो ऑनलाइन में उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं सकते। जैसे अपन खुद टीचर के पास जा रहे हैं, एक एक हम्म, घंटा बैठ रहे हैं, उनसे डाउट डाउट सॉल्व कर रहे हैं। हम्म, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन में भी। और वही मैं फिजिक्स के बारे में करता था कि मैं फिजिक्स का एक एक घंटा टीचर के साथ बैठता था, और पूरे जो, मतलब मैंने अगर 30 एमसीक्यू सॉल्व किए, हम्म। उसमें अगर 7-8 अगर डाउट हुए, फिर 10-12 हुए, तो वो पूरे में 1 घंटे में उनसे करवा के लेता था। तो ऐसे मतलब मतलब उस डाउट दस पेंडिंग नहीं बारह होना के चाहिए, जो डाउट है उसको क्लियर हाँ, करना डाउट है। पेंड क्लियर उसी दिन क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पेंडिंग अगर हुए तो हम भी भूल जाते हैं, और फिर हम्म, वो मतलब पीछे का कभी आगे नहीं हो ही नहीं सकता, मतलब बैकलॉग हम्म, कभी हो ही नहीं। ये बात आपने सही बताई। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट कितना है, कितना आपने मॉक टेस्ट दिया है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? और पीवाईक्यू का?
हाँ, तो जैसे पीवाईक्यू जो है, तो पहले पीवाईक्यू का बताता हूँ मैं। जैसे हम्म, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नीट ऐसी एग्जाम है कि उसमें सिर्फ तुमको मतलब हार्ड वर्क नीडेड है। कुछ स्मार्टनेस की कोई जरूरत नहीं, मतलब स्मार्टनेस थोड़ा मैटर करता है, हम्म, पर हार्ड वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम हम्म, कितनी बार वो क्वेश्चन को देख चुके हो और कितनी बार वो तुम सॉल्व कर चुके हो। इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हम्म, तुम कैसे सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा हमें पीवाईक्यू से मिलता है, कि जैसे पीवाईक्यू बहुत बार आ चुका होता है, वही वही पीवाईक्यू आ चुका होता है। हम्म, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन हमें पेपर में आने वाले हैं, क्या लेवल के पूछेंगे। कि कब कब क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत अलग अलग रेफरेंस बुक्स पढ़ लेते हैं। हम्म, तो उनसे उनको क्वेश्चन, उनको लगता है कि जैसे बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, या हम्म, फिर बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो वही सॉल्व करते बैठते हैं। और असल में जब टेस्ट होती है, तब हम्म, बहुत मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं पर अलग टाइप होते हैं, तो उनको वो हम्म, सॉल्व करने को जमता नहीं। और अगर वो सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर मार्क्स कम आते हैं, और फिर भी हम्म, पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए पीवाईक्यू जो है, तो हमें एक आइडिया दे देते हैं कि नीट में क्वेश्चन आते कैसे हैं, हम्म। या फिर किस लेवल के मतलब आते हैं, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन तरीके से रिपीटेड सॉल्व होता है करते क्या नीट के? हैं। होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि अलोंग 20% क्वेश्चन, जो 10 to 20% क्वेश्चन अब तक जब मैंने पीवाईक्यू देखा, हम्म, तो तब ऐसे जैसे एआईपीएमटी जो पहले एग्जाम थी, हम्म, एआईपीएमटी की एग्जाम होती थी पहले, नीट के पहले। अच्छा। तो उसके क्वेश्चन भी कभी कभी नीट के 2013, 2015, 16 में आ चुके हैं, या फिर तो 17, लास्ट 18 तक भी। लास्ट कितने सालों का पीवाईक्यू देखना चाहिए? लास्ट मैं तो बोलूंगा कि 2005 से पहले का, मतलब 2005 से पहले के जब जितने भी सारे पीवाईक्यू है, वो हम्म, देखने ही चाहिए। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम्म, और अभी जैसे असर्शन रीजन वगैरह, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस रहता है नीट एग्जाम वालों का, तो वो भी मतलब पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा कवर हो जाते हैं। ओके। और बाद में आपने पूछा था कि मॉक टेस्ट। हाँ, तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मेरे बहुत सारे मैंने दोस्त देखे, हम्म, कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में था, तब मेरे हम्म, बहुत सारे दोस्त थे कि जो रेगुलर जो वीकली टेस्ट देते थे, तो उनका 680, 650, 630 ऐसे नंबर हम्म, आते थे। और वो खुद को बहुत स्मार्ट समझ लेते थे इस वजह से। तो खुद से हम्म, प्रिपरेशन करते थे, क्लास बंक करके एक दो लेक्चर कर लिए, बाकी घर पे जाके वन शॉट लेक्चर देख रहे, कुछ तो नोट्स निकाल रहे, ऐसा सब चल रहा है, और वीकली टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। और फिर बाद में जब प्रॉपर मॉक टेस्ट शुरू शुरू हुई, तो मैंने एक भी मॉक टेस्ट मतलब मैं एब्सेंट नहीं था, मैंने सब मॉक टेस्ट अटेंड की। और जो मेरे दोस्त थे कि जो जिनको 630, 650 वीकली टेस्ट में आ रहे थे, तो वो अचानक से मतलब 2 3 मॉक टेस्ट दिए, फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो मॉक टेस्ट ही देना बंद कर दिया। और फिर बाद में फिर से 4 5 मॉक टेस्ट मतलब एब्सेंट रह के बाद में एक मॉक टेस्ट दी, ऐसे गैप गैप में मॉक टेस्ट दे रहे थे। तो उनका क्या हो गया कि मेरे मेरे मतलब मेरा एक दोस्त है, तो उसका 630 स्कोर आया था हम्म, मॉक टेस्ट में पहले। और वो बहुत हवे में चला गया, बोला मुझे कोई जरूरत नहीं मॉक टेस्ट देने की, 630 स्कोर आ रहा है, और क्या चाहिए। तो उसने हम्म, मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, और रिवीजन शुरुआत कर दी, रिवीजन, हम्म, और सिर्फ रिवाइज करते बैठा, और हम्म, मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। और अब उसका 520 स्कोर आया अब नीट में। हम्म। तो मतलब लगभग 110 मार्क का उसका गैप डिफरेंस हो गया। तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने एक बताता भी है कि मॉक कहाँ टेस्ट, पे मेहनत करने का जरूरत है, कौन सा हाँ, सब्जेक्ट क्योंकि मेरा टॉपिक वीक है। सही है क्योंकि मॉक टेस्ट हमें पढ़ लेते तो हमें लगता है सब आ रहा है, पर जब हम असल में मॉक टेस्ट देते हैं, तब हमें सब सब कुछ समझ आता है कि किस जगह पे हमको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर कौन से क्वेश्चन में हम गलत हो रहे हैं, या फिर कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी जा रहे हैं, तो वो करना मतलब वो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन जो हार्ड जा रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ये सब एनालाइज करना हम मॉक टेस्ट से सीखते हैं, तो मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट के और आप ये प्रिपरेशन। बताइए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? बायोलॉजी के लिए तो आपने बताया, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए?
हाँ, तो जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो भी व्यूअर्स हैं, तो उनके हम्म, लिए एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है ही, मतलब जो एज अ गाइडलाइन या फिर एज अ रेफरेंस बुक ना होते भी तुम अगर सिर्फ एनसीईआरटी करोगे, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुद के नोट्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं इसमें। हम्म, मेरे कोचिंग के नोट्स थे, पर मैं कोचिंग के नोट्स से ज्यादा मेरे खुद के नोट्स प्रेफर करता था, क्योंकि हम्म, कोचिंग के नोट्स अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, मतलब एकदम क्या बोलते हैं इसको, कोरे ऐसे ही पड़े हैं। नए मतलब अभी जैसे भी पता। वो इतना क्या, हम्म, जैसे नए जैसे पड़े हैं अभी अभी भी। हम्म, पर मेरे जो खुद खुद के नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा पड़े हैं, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ा है। और मैं जो कोचिंग के नोट्स है वो सिर्फ मैं किस लिए प्रेफर करता था, हम्म, कि अदर देन एनसीईआरटी उसमें क्या दिया है, या फिर जेई के कुछ, मतलब जेई मेंस के कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि हम्म, जो नीट लेवल के होते हैं, सेम हम्म, लेवल पे होते हैं, तो वो कभी कभी आ सकते हैं, तो वो रेफरेंस बुक्स में वगैरह दिए होते हैं। तो हम्म, अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी आप ऐसा एक बुक रखो कि उसमें आपको एक रिलायबल बुक हो, कि जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हो या फिर हम्म। एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही कंटेंट हो, एनसीईआरटी ऐसा ही कुछ एग्जाम्पलर बुक कैसा है? रखो। हाँ, एग्जाम्पलर आप रख सकते हो, या फिर अपना ये हो गया पीवाईक्यू, जो एमटीजी के बुक्स होते हैं, एमटीजी के बुक्स जो है पीवाईक्यू के लिए, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, हम्म, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा जाए तो नोट्स इम्पोर्टेंट, और जो एनसीईआरटी है तो वो केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। कभी कभी क्या होता था कि फिजिक्स में एक हम्म, आध दो तीन थियरी क्वेश्चन डाल देते हुए, हम्म, असर्शन रीजन डाल दिया, फिर ट्रू और फॉल्स डाल देते, हम्म, या फिर डायरेक्टली डेफिनेशन की वाइज पूछ लेते। हमें आया था अभी एक क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया था, हम्म, तो डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन था, पर वो थियरी का पार्ट था। तो अच्छा। बहुत सारे जन जब नीट प्रिपरेशन करते हैं, तो वो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी वो पढ़ते नहीं। तो हम्म, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है। आप मतलब नीट प्रिपरेशन के वक्त 5 बार तो पढ़नी चाहिए, मतलब 11th 12th में 2 साल हम्म, में आपको 5 बार तो 11th की और 5 बार 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और कम से कम 3 बार फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मतलब उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हम्म, ये एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है उससे, और फिर वही है। और एनसीईआरटी के साथ एक ऐसा कुछ तो बुक रखो कि जो आप एमसीक्यू के लिए और अदर देन एनसीईआरटी कुछ थोड़े थोड़े रेफरेंस लेने के लिए एक एमटीजी का बुक फॉलो करो, या फिर अपने खुद के नोट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये आपने अच्छा बात बताया कि खुद का नोट्स बनाइए, और अगर नंबर आपको आता है तो उसको मतलब कंसिडर करके नहीं चलना है कि मेरा हो गया। मतलब टेस्ट देते रहना है, इम्प्रूवमेंट हाँ, धीरे ऐसा नहीं धीरे करना है, देते रहना है। ठीक। करते रहना है। हम्म। हाँ सही। आप ये बताइए, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? हाँ, तो जैसे हमारा प्रिपरेशन अब मैं कैसा हो गया था कि मैं 5 नवंबर को मैंने बैच ज्वाइन की, पर हम्म, वो बैच मेरी सितंबर में चालू हो चुकी थी, अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में अच्छा। स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं 1 महीना लेट था हम्म, उसमें भी। तो मेरा भी बैकलॉग था, तो मैं बैकलॉग वो रात में कंप्लीट करता था। मैं बोला ना आपको 10:30 से 12 में, हम्म, मैं हर रोज 2-2 घंटा देकर मैं बैकलॉग कंप्लीट करता था। तो जैसे वो मेरा सिलेबस था, तो वो हमारा मई में एग्जाम थी, तो हमारा 15 मार्च को वो खत्म हो गया था। जब रिपीटर बैच का ये मैं बोल रहा हूँ, हम्म, अगर आप 11th 12th नॉर्मली प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे कि उनका 31 दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता हम्म, है, 11th + 12th पूरा मिला के। और फिर जो 6 महीने, मतलब हम्म, जनवरी से मई तक 5 महीने, हम्म, तो वो पूरे 4 महीने, 4 या 5 महीने वो पूरे मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट और एमसीक्यू सॉल्विंग, हम्म, बाकी इसमें थे। ऐसा मुझे लगता है कि जो नॉर्मल प्रिपेयर कर रहे हैं 11th और 12th करके, हम्म, तो वो उनका सिलेबस 31 दिसंबर तक होना चाहिए। और जो रिपीटर है उनका हम्म, शायद से मतलब मार्च के स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट वीक तक तो खत्म होना चाहिए। मतलब इतना टाइम मिल जाता, जैसे 2 महीने मिलते हैं अब, मतलब इजीली कि उसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन को प्रिपेयर कर सकते। हम्म। ये आपने अब बता दिया कि जो रिपीट कर रहे हैं उनको मतलब उनका कब तक होना चाहिए, और जो 11 12 साथ में दे रहे हैं उनका कब तक होना चाहिए, उसके बाद से रिवीजन आप उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। आगे क्वेश्चन है कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने जूनियर को, जो आप नीट देना नहीं चाहते हैं, या अदर देन एमबीबीएस में जाएं या नॉन मेडिकल फील्ड में जाने के लिए?
हाँ तो मतलब ये तो सारी हो गई बात कि जब सब हो गया वगैरह, और अगर हम्म कुछ भी हो जाए और मार्क्स ही नहीं मिले, उतने कंसिडरेबल ना मार्क्स नहीं मिल पाए नीट में, तो हम्म फिर उसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम, आपको बताया मैंने कि फर्स्ट टाइम मेरा 241 स्कोर आया। तो मुझे ड्राइंग वगैरह ये सब बहुत पसंद था, मतलब मैं स्केचिंग वगैरह बहुत ज्यादा करता था बचपन से, बहुत ज्यादा। तो हम्म मेरा वो भी बहुत स्कोप था कि बचपन में मुझे ऐसा भी लगता था कि कभी कभी आर्किटेक्चर बन जाऊँ, हम्म आर्किटेक्ट बन जाऊँ, ऐसा भी हम्म, लगता था कभी कभी। अच्छा। पर मतलब फिर 241 जब स्कोर आया, तो हम्म कुछ मेरे मामा जी थे, वो बोले कि अरे आर्किटेक्ट वगैरह बन जा, इतनी अच्छी तेरे ड्राइंग है। तो हम्म, मैंने आर्किटेक्चर की भी एग्जाम दी थी उस वक्त, मतलब जब अच्छा। मैं जो फेज था डिप्रेस्ड फेज में। हम्म तो उसका मुझे गवर्नमेंट में भी लगा था वो नंबर, मेरा हम्म गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में नंबर लगा था, महाराष्ट्र पुणे के, हम्म पुणे में। तो और ब्रिक्स कॉलेज हो गया, उसमें भी नंबर लगा था। तो फिर मैंने बाद में वो डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी एमबीबीएस करना है। तो हम्म ऐसा मतलब कोई निराश होने वाली बात नहीं, कि मैं तब भी थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो चुका था, पर हम्म कुछ मन में था कि नहीं एमबीबीएस करना है। तो इसलिए जो भी बच्चे जिनको कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो रोने रोने के बजाय या फिर डिप्रेस होने के बजाय हम्म आप अ, अगर कम मार्क मिल रहे हैं तो आप बीएचएमएस चूज कर सकते हैं, बीएमएस चूज कर सकते हैं, बीडीएस चूज कर सकते हैं। हम्म मेरे बहुत से दोस्त जिनके मतलब 500 20 नंबर आए, 510 नंबर आए, 30 नंबर आए, उनको इस बार कॉलेज नहीं मिल पाया एमबीबीएस, तो उन्होंने गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में ले लिया। तो हम्म दे आर, वो भी अभी खुश है बहुत, मतलब वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है, गवर्नमेंट में लग गया पर बीडीएस का लगा, ठीक है हम्म कोई नहीं। फिर बीएमएस ले सकते हैं आप, गवर्नमेंट बीएमएस, बीएमएस पे भी स्कोप है, आगे जाकर बहुत ज्यादा स्कोप है। हम्म और फिर बीएचएमएस हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, फिर वेटरनरी साइंसेस, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब भी ज्यादा जो कोर्सेस है, तो उनको हम्म भी मतलब कम नहीं समझना चाहिए कि अगर तुम जो भी कर रहे हो, तुम अगर अच्छे से करोगे तो वो तुम उधर बेस्ट ही बन सकते हो। जैसे फिजियोथेरेपी का अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, कि हम्म जैसे अगर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर बने, हम्म तो अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम्म ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगती है, हम्म कि ट्रीटमेंट के बाद उनके लिए पूरा पेशेंट का ध्यान रखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। तो उनको भी बहुत ज्यादा स्कोप है फिजियोथेरेपी वालों के लिए। हम्म फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, कि बहुत सारे आप नेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, केमिकल लेबोरेटरीज में वगैरह, हम्म फिजियोथेरेपी सॉरी फार्मेसी वगैरह करके, एम फार्म वगैरह करके। तो ऐसे मतलब फिर बीएएमएस हो गया, बीएएमएस में एमडी कर सकते हैं, और हम्म फिर प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर बीएचएमएस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप एमबीबीएस नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बन पाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मेरे पापा ने भी मुझे बताया था हम्म कि अगर तू मतलब इस बार भी, जब मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा था, तो तब भी मेरे पापा हमेशा बताते कि तू टेंशन मत ले, अगर नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं, हम्म। तू तू सक्सेसफुल तो बन जाएगा, ऐसा है। तो ऐसा सोहम, मतलब ये आप अभी एक ये जूम से आया नोटिफिकेशन, 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ओके 12:45 तक इसको, अपना जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा बहुत ये करके कंप्लीट कर दिया जाए। एक दो क्वेश्चन आपसे और ओके पूछना ओके था। ओके। कि आपको अभी आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, और उसी कॉलेज में आपने क्यों लिया? अभी मैं, हम्म हाँ हाँ, तो अभी मैं अहमदनगर, मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज एंड मेमोरियल हॉस्पिटल नाम का कॉलेज है, अहमदनगर में। बेड़त घाट अहमदनगर नाम की जगह है, वहाँ पर कॉलेज है। और मेरा पहला राउंड में उस पर मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट राउंड में ही मेरा वो कॉलेज अलॉट हुआ था मुझे। तो फिर फर्स्ट राउंड में जब गया, तो मुझे वो कॉलेज बहुत अच्छा लगा, और उस कॉलेज को एमयूएचएस की तरफ से बेस्ट मेडिकल कॉलेज अवार्ड मिला है इस वक्त, अच्छा। सारे कॉलेजेस में से। एमयूएचएस जो है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हम्म उनकी तरफ से सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज अवार्ड इस साल का उस कॉलेज को मिला है। और उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको नैक ए प्लस एक्रेडिटेशन भी मिला है हम्म उस कॉलेज को। तो इसलिए मुझे वो सारे पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा। और टीचिंग भी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। हम्म अगर सेमी गवर्नमेंट भी हुआ, तो हम्म इसके डिसिप्लिन, लेक्चर्स जो होते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ attend, तो हम्म डिसेक्शन भी हो गया या फिर लेक्चर्स हो गए, हम्म प्रैक्टिकल हो गए, तो ये एकदम डिसिप्लिन वाइज होते हैं, इसमें कोई भी मतलब छेड़खानी नहीं होती, या फिर लेक्चर्स ही नहीं हो रहे,
टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वेल इक्विप्ड स्टाफ है, सारे वेल एजुकेटेड हैं, सारे एमडी एमएस डॉक्टर्स हैं, वो सब हमें पढ़ाते हैं। और ओवरऑल कैंपस भी बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने क्या किया है कि जैसे एक छोटा सा माउंटेन है, उस पे ही वो पूरा कॉलेज मतलब क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्ड किया है उस पे। तो कैंपस भी बहुत अच्छा है। अदर देन स्टडीज हो गया तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कॉलेज नंबर 1 है। स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गए, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ रिसर्च वगैरह प्रोग्राम्स आपने को करने हैं, तो वो उस कॉलेज में भी बहुत अच्छा है। इस सारे पर्सपेक्टिव से मुझे कॉलेज बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेरा एडमिशन रिटेन कर लिया। तो ये सेमी गवर्नमेंट है? हाँ जी हाँ, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या लगा था? तो इसकी जो ट्यूशन फीस थी, तो इसकी 6,21,000 फीस थी, मतलब फर्स्ट ईयर पर एनम? ट्यूशन फीस सिक्स लाख ट्वेंटी वन इंक्लूड थाउजेंड सिर्फ पर ट्यूशन एनम फी? Yes, tuition fees and then hostel fees are 1,10,000 हॉस्टल विथ per annum. फूड? फूड भी Yes, इंक्लूडेड yes. था? अच्छा, तो वहाँ का खाना पीना कैसा था, जैसे इतना फी लेते हैं तो? हाँ, तो जैसे हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं इनके, मतलब हम्म। 2 ही जन होते हैं एक रूम में। हम्म। और फिर कबर्ड अपने सेपरेट कबर्ड है, हम्म। वॉशरूम सेपरेट है, हम्म। बाथरूम टॉयलेट सब सेपरेट है। दो हम्म। ही जन होते हैं और अच्छा रूम्स वगैरह अच्छे हैं, हम्म। साफ सुथरे। और खाना भी बहुत अच्छा होता है, रेट के हिसाब से खाना बहुत अच्छा है। हम्म। मतलब कुछ मतलब जैसे हम सोचते हैं हॉस्टल्स में कैसा खाना हो सकता है, उससे बहुत अच्छा खाना है, मतलब क्या नाम अच्छा, है। तो अगर जिसका कम स्कोर, कितने स्कोर आने पे आपको सेमी गवर्नमेंट मिलता है? लीस्ट मतलब अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का 500, हमारा जो कॉलेज है उस पर 500, 544 पर कट ऑफ क्लोज हुआ इस कॉलेज अच्छा। का। हम्म। 544 पर, हाँ। तो सेमी गवर्नमेंट भी तो लेना है तो आपको ये 550 के आसपास आना चाहिए। हाँ, 550 आना ही चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम्म। तो सेमी, क्योंकि इस पिछले साल अगर हम हमारे जो सीनियर्स है कि अगर हम्म। स्कोर्स देखे तो वो हमसे थोड़े से कम है, क्योंकि तब इतनी कंपटीशन नहीं थी नीट। अब हम्म। कंपटीशन बढ़ने की वजह से स्कोर्स भी मतलब आगे जा रहे हैं, मेरिट्स भी बढ़ रहे हैं आगे। तो तो मतलब सिक्योर जोन के लिए जितना ज्यादा आप एफर्ट दे सकते हो वो अच्छा है। और ये आप बताइए कि आपने, आपके बैच में काफी ऐसे बच्चे होंगे, आपके दोस्त होंगे आपके सर्कल में, जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, उनका अभी तक हुआ नहीं, फिर भी वे डिटरमाइंड है कि हमको यही करना है। तो उसमें क्या कमी है, वे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें? कहीं ना कुछ तो लैक कर रहा होगा। जैसे आपने 6 महीना में आपने डिटरमाइन किया, आपको गवर्नमेंट नहीं भी मिला, पर 6 महीना के अनुसार से आप अकॉर्डिंग आपको बहुत, मतलब काफी बेहतर मिला आपको। तो ऐसा सही है। कहाँ पे उनका लैक करता है कॉन्फिडेंस या सेल्फ प्रिपरेशन में, जो उसको इम्प्रूव करे? ये आप 2 मिनट में बता सकते हो तो? हाँ, मैं बता जरूर जरूर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जन देखे। मैं जब कोचिंग में गया था तब भी 2-2 साल रिपीट करके, मतलब 2-2 अटेम्प्ट देकर तीसरे अटेम्प्ट के लिए आए। हम्म। तो तब मुझे लगता था कि ये जो लोग होंगे तो ये तो बहुत ज्यादा होशियार होंगे, क्योंकि 2-2 बार उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, हम्म। तो फिर को बहुत आता होगा। तो फिर जब मैंने देखा तो वो क्या करते थे कि प्रिपरेशन वगैरह खुद को बहुत ज्यादा एडवांस समझ लेते थे। 2 अटेम्प्ट देकर और फिर भी मतलब क्लियर ना होने पर भी वो खुद को बहुत एडवांस समझ लेते थे। टीचर्स आगे का मतलब टीचर्स से आगे हम है, ऐसा उनको लगता था। जो हम्म। कॉन्फिडेंस होता है, तो वो उनको सबसे ज्यादा मतलब निगेटिव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव फीडबैक उनको खुद को देता है। कि हम्म। उनको पीछे खींचता है यही कॉन्फिडेंस, कि खुद को बहुत ज्यादा कुछ तो समझ लेना, कि हम्म। हम बहुत कुछ है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उनको पीछे डुबा खींचता है। देता है। और जैसे हाँ दोबारा, और जैसे वो उनका क्या होता था, तो वो एक लूप में लग जाते थे। और मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, फिर बहुत सारे और भी चीजें होती है, जैसे हम्म। ऑफलाइन कोचिंग में हो गया। और ऑनलाइन कोचिंग में मतलब ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं उनमें इतना नहीं होता, फिर ऑफलाइन कोचिंग्स में अदर डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं उनके लिए। हम्म। सेकंड सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं फिर भी उसमें भी। और फिर वो एडिक्शंस हो जाते हैं, उनको मोबाइल के एडिक्शंस हो गए, अदर एडिक्शंस हो गए, तो उसमें भी वो बहुत ज्यादा बह जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था कि जो नीट प्रिपरेशन के पहले तीसरा अटेम्प्ट था उसका, हम्म। तो नीट प्रिपरेशन के पहले जब मैचेस चल रही थी तो वो ड्रीम इलेवन पे पैसे लगा रहा था।
तो ऐसी कुछ चीजें होती है कि जैसे मतलब सीरियसनेस उनका निकल ही जाता है उस चीज से। तो डिटरमाइन रहने के लिए आपको सिर्फ ऐसा करना है कि आपको सिर्फ सोचना है कि माँ बाप ने आपको भेजा किस लिए है और आपको करना क्या है। तो यही मैं भी सोचता था यही कि माँ बाप को अब हमें भेजा किस लिए, पैसे किस लिए भरे हैं, तो पढ़ने के लिए भेजा है हमें, तो यहाँ पर पढ़ना ही है, पढ़ने के बाद तो सब करना ही है अब मेडिकल कॉलेज कॉलेज में जाकर। बस यही बताना ये चाहूंगा मैं। हाँ, ये आपने काफी अच्छा बात बोला, जो काम के लिए गए हैं वही काम करे, बाकी तो होते रहेगा। उस पर फोकस करना सही रहेगा। हाँ डिस्टर्ब होइएगा तो फिर घूमते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वही। और कभी भी जो हमको पढ़ा रहा है उससे अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझना है। जो मुझे यही गाइड कर रहा है यही उससे ज्यादा अपने आप को तेज नहीं समझना है। सही है, सही है। क्योंकि वो जो खड़ा है सामने तो वो उसकी हम्म, बहुत कुछ कैपेबिलिटी है, इसलिए तो हमें पढ़ा रहा है वो। हम्म। हाँ, थैंक यू वेरी मच सोहम, अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करते हैं ये थैंक हमारे यू थैंक व्यूअर यू। को काफी हेल्पफुल होगा। काफी कुछ जानने और सीखने को मिला मुझे, और हमारे व्यूअर को भी मिलेगा। थैंक यू। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू।